शाप चक्र। हाय दोस्तों, ये कहानी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी बहुत ही डार्क और दर्दनाक है। इस कहानी की शुरुआत तो मैंने दूसरे आम हॉरर स्टोरी की तरह ही की थी, पर इस कहानी को क्रिएट करते वक्त मैं खुद भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। रात के 10 बज रहे थे। कोडरमा स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। राज, जो अभी अभी ट्रेन से कोडरमा स्टेशन पर उतरा था, एक बार स्टेशन के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है। कोडरमा स्टेशन एक छोटी सी स्टेशन थी। राज की पोस्टिंग एक क्लर्क के तौर पर रूपनगर गांव के पोस्ट ऑफिस में हुई थी, जो कोडरमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। राज स्टेशन से बाहर निकला और अपने लिए एक सवारी ढूंढने लगा, पर आज स्टेशन पर कोई सवारी नहीं थी। छोटी स्टेशन और ज़्यादा आबादी वाला इलाका ना होने की वजह से रात को वहाँ कोई सवारी नहीं होती थी। स्टेशन भी सुनसान था। राज ने भी पैदल ही गांव जाने का फैसला कर लिया, पर गांव किस रास्ते पर है ये उसे पता नहीं था। उसने अपना फ़ोन निकाला और जीपीएस ऑन करके गूगल लोकेशन से रूपनगर का रास्ता सर्च करने लगा। जीपीएस पर 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। एक मेन सड़क से होकर जा रहा था जो 2 किलोमीटर शो कर रहा था, और एक पैदल का शॉर्टकट सड़क वाला रास्ता भी दिख रहा था जो 1.5 किलोमीटर दिख रहा था। राज ने सोचा शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं और जीपीएस की मदद से 20 से 25 मिनट में वो पैदल ही गांव पहुंच जाएगा। राज 30 साल का एक नौजवान इंसान था और उसकी कद काठी से लग रहा था कि वो फिजिकली एक एक्टिव इंसान है और पैदल चलने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए राज जीपीएस को फॉलो करता हुआ शॉर्टकट रास्ते पर निकल गया। सुबह उसे पोस्ट ऑफिस एज ए क्लर्क ज्वाइन करनी थी। शायद यही वजह थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि रात के वक्त अकेले अनजान जगहों पर पैदल सफ़र करना खतरनाक भी हो सकता है। वो बस जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचकर आराम करना चाहता था और सुबह अपनी पोस्टिंग के पहले दिन टाइम पर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाना चाहता था। रास्ते में अंधेरा था। आज आसमान पर चांद भी नहीं थी क्योंकि आज अमावस की रात थी। राज अपनी मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में जीपीएस पर रास्ता ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके हिसाब से 25 मिनट में वो अपनी मंजिल पहुंच जाने वाला था, पर यह क्या, अचानक से मोबाइल का सिग्नल चला जाता है और राज खुद को जंगल के बीचों बीच पाता है। उसने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये रास्ता जंगल के अंदर से होकर जाता है, पर गूगल तो हमें पैदल शॉर्टकट में सबसे शॉर्ट ही रास्ता दिखाता है, फिर चाहे वो जंगल से होकर गुजरे या किसी नदी से या किसी ट्रेन की पटरी से। राज पहली बार कोडरमा आया था, इसलिए उसे ये भी मालूम नहीं था कि कोडरमा जंगलों और छोटी छोटी पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, जहाँ चोर डाकू भी हो सकते हैं, जंगलों में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। खैर, अब राज बस अपने अंदाजे से एक दिशा में बढ़ रहा था, जिस दिशा में उसके अनुसार गांव होनी चाहिए थी। वो रास्ते पर चलता गया और अब लगभग 1 घंटे गुजर गए थे। कहीं कोई बस्ती नहीं थी। अब राज को डर लगने लगा था। एक तो वो रास्ता भटक गया था, दूसरा जंगली जानवरों का डर। जंगल से रात को जंगली जानवरों की, जैसे सियार के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। झिंगुरों की आवाज़ें कानों में ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे पीछे से कोई चुड़ैल पायल पहनकर जंगल में नाच रही हो। आप लोगों ने भी रात को झिंगुरों की आवाज़ें तो सुनी होंगी। आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा जैसे कोई पायल पहनकर नाच रही हो। राज अब डर और खौफ के आलम में था। वो रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद को कोस भी रहा था। क्या ज़रूरत थी रात को अनजान सड़क पर चलने की। काश मैं स्टेशन पर ही रुक जाता और सुबह का इंतज़ार करता। राज मन ही मन ये सब बातें सोचने लगा, पर अब ये सोचकर फ़ायदा क्या था। वो रास्ता भटक चुका था। तभी जंगल के एक हिस्से में
एक रोशनी दिखाई दी। ओ गॉड, रोशनी! जरूर कोई बस्ती होगी। रोशनी दिखते ही राज ने सोचा और वो खुश हो गया और रोशनी की तरफ उसके कदम तेजी से बढ़ने लगे। वो रोशनी की तरफ चलता गया और हर गुजरते लम्हे के साथ वो उस रोशनी के करीब पहुंच रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस रोशनी के करीब पहुंच गया था जहां से रोशनी आ रही थी। रात में आसपास अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, क्योंकि अब उसकी मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, जो काफी देर से बिना चार्ज के चल रही थी। राज ने देखा सामने एक काफी पुराना घर है जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। शायद रात गुजारने की जगह मिल जाए यहाँ। अगर घर के लोग अच्छे हुए तो खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। घर को देखकर राज को यही ख्याल आया। राज घर के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के दस्तक के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही राज अपने सामने एक नहायत ही खूबसूरत औरत को देखकर चौंक गया। इस घने जंगल में एक मकान और उसके अंदर इतनी खूबसूरत औरत। राज की नज़र उस खूबसूरत औरत पर थम चुकी थी। अंदर आ जाइए, औरत ने राज से कहा। राज, जो अब तक उस औरत की खूबसूरती को निहार रहा था, उसकी मधुर आवाज़ सुनकर वो और मोहित हो गया था। वो उस औरत के साथ अंदर चला गया। उसने सोचा अंदर और भी लोग होंगे, पर घर में दाखिल होते ही राज ने देखा कि घर के अंदर एक बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। घर में 2 कमरे थे और एक बड़ा सा हॉल था जहां डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। सामने किचन और एक तरफ बाथरूम था। आप बैठ जाइए, औरत ने राज से कहा। राज सामने लगी हुई डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर पर बैठ गया और उसके बाद वो औरत किचन में चली गई और अपने काम में बिजी हो गई। राज कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वो किसी बस्ती में पहुंच गया है, पर उस पूरे इलाके में कहीं भी कोई और रोशनी दिखाई नहीं दी थी। यही सब बातें राज सोच रहा था और थोड़ा कंफ्यूज था। वो अब भी यही सोच रहा था कि आसपास जरूर कोई बस्ती होगी। वो बच्ची अब भी अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी राज ने उस बच्ची से बात करनी चाहिए, इसलिए राज ने बच्ची की तरफ देखते हुए स्माइल किया। बच्ची ने राज को देखा और फिर उसे इग्नोर करती हुई वापस अपने गुड़िया में बिजी हो गई। फिर वो अपनी जगह से उठा और किचन की तरफ चला गया जहां वो औरत कुछ काम कर रही थी। उस औरत ने राज को किचन में बढ़ते हुए देखा तो उसे रोकते हुए बोली, क्या चाहिए आपको? जी, पानी मिलेगा, मैं काफी देर से चल कर आया हूं, प्यास से गला सूख रहा है। राज ने उस औरत से कहा। पानी वहां है, लेकर पी लीजिए। उस औरत ने थोड़ी कड़कदार आवाज में इशारा करते हुए पानी की तरफ राज को दिखा। उस औरत ने पानी की तरफ इशारा करते हुए बोली। पानी पीकर राज वापस हॉल में आ गया और चेयर पर बैठ गया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक 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 ठक। बच्ची दरवाजे पर दस्तक सुनते ही चीखते हुए बोली, माँ वो लोग आ गए, माँ वो लोग आ गए, माँ वो लोग आ गए। ये कहते हुए वो अपनी माँ से लिपट गई। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए वो बच्ची को गोद में उठाती है और दौड़ते हुए कमरे की तरफ भागती है। राज ने इस औरत से पूछा, कौन आ गया है और तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? पर उस औरत ने राज की बातों को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे राज वहां तो था ही नहीं, और भागकर कमरे में जाकर छिप जाती है। दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। राज ने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक से दरवाजा खुल गया और सामने से 4 लोग अंदर आते हैं, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें, सर पर पगड़ी और माथे पर एक बड़ा सा तिलक था। उनका हुलिया ये साफ जाहिर कर रहा था कि ये लोग डाकू हैं। चारों डाकू अंदर आते हैं और चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगते हैं जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो। पर आश्चर्य की बात ये थी, उन डाकुओं ने राज पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जैसे राज वहां मौजूद ही ना हो। राज को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि डाकू कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि डाकुओं का ध्यान उस पर जाए, वो झट से डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गया। उसके बाद डाकू कमरे के अंदर गए और फिर कमरे के अंदर
माँ बेटी की चीख पुकार गूंजने लगी। डाकुओं ने माँ बेटी को अपने कब्जे में ले लिया था। डाकुओं ने औरत की चोटी को पकड़कर उसे कमरे से बाहर हॉल में खींच कर लाया। दूसरे डाकू ने डाकुओं ने औरत की चोटी को पकड़कर उसे कमरे से बाहर हॉल में खींच कर लाया। दूसरा डाकू बच्ची की गर्दन को जोर से अपने हाथों से दबा रखा था। मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो औरत डाकुओं से अपने बच्चे की जान के लिए गिड़गिड़ा रही थी और भीख मांग रही थी। हमारे पास पक्की जानकारी है कि तुम्हारे घर में ढेर सारे पैसे और गहने हैं। इस गांव चंदन नगर में सिर्फ तुम्हारा ही घर है जो पक्के का है, और तुम्हारे पास पुश्तैनी जायदाद भी है। मैं तुम्हें सब दे दूंगी, तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो औरत रोते हुए बोली। डाकू ने उस औरत की चोटी पर अपनी पकड़ ढीली की और फिर औरत दौड़ती हुई कमरे में गई, और दौड़ती हुई जब वापस आई तो उसके हाथ में गहने जेवर और पैसे थे। डाकुओं ने वो सारा माल उनसे लूट लिया। उसके बाद एक डाकू ने कहा, अच्छा अब जल्दी से यहां से चलो। पागल हो, इतनी खूबसूरत औरत क्या हमें रोज रोज मिलती है? एक डाकू ने औरत की चोटी को फिर से अपने हाथों में जकड़ लिया। भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। डाकुओं ने उनकी एक बात ना मानी और उस औरत की चोटी को मुट्ठी में जकड़कर कमरे की तरफ खींच कर ले गया। अपनी माँ को दर्द से तड़पते देख बच्ची चीखने लगी कि तभी एक डाकू ने बच्ची की गर्दन को जोर से दबा दिया और बच्ची का दम घुटने लगा। अब तक चुपचाप डाइनिंग टेबल के नीचे छुपा राज ये सब खौफनाक मंजर देख रहा था और डर और खौफ के आलम में एक बुज़दिल की तरह छुपा बैठा था। पर बच्ची की दम घुटते देख उससे रहा नहीं गया। पर बच्ची का दम घुटते हुए जब उसने देखा तो पता नहीं उसमें कहां से हिम्मत आ गई। उसने खुद को धिक्कारा कि वो इतने देर से एक बुज़दिल की तरह ये सब देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि वो अकेला इन 4 डाकुओं पर कभी काबू नहीं पा सकता, इसलिए बेहतर है कि वो अपनी जान बचाए। पर उसकी अंतरात्मा उसे अंदर से धिक्कारने लगी। क्या वो ऐसी जिंदगी जी पाएगा जिसमें एक औरत और एक मासूम बच्ची की चीखों पुकार जिंदगी भर उसकी कानों में गूंजती रहे और यह एहसास कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया? नहीं नहीं, ऐसी बुज़दिल वाली जिंदगी से अच्छा जालिमों से लड़कर एक बहादुर की मौत मरूं। कम से कम मेरी अंतर आत्मा पर कोई बोझ तो नहीं होगा। ये सोचते हुए राज डाइनिंग टेबल से बाहर निकला और एक कुर्सी को हाथ में उठाया और बिजली की तेजी से उस डाकू पर दे मारा जिसने बच्ची का गला दबा रखा था। पर यह क्या? कुर्सी डाकू के बदन से आर पार हो गया जिसे वो कोई हवा हो। राज फिर से कुर्सी उठाया। राज ने फिर कुर्सी उस डाकू के सर पर दे मारा और इस बार भी यही हुआ। कुर्सी डाकू के आर पार निकल गई। अब राज अपने हाथों से डाकू की तरफ झपटा, पर वो ना तो बच्ची को छू पा रहा था ना डाकू को। राज को अब एक बड़ा झटका लगा। हे भगवान, ये सब क्या सिर्फ एक परछाई है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सब सच में मेरी आंखों के सामने हो रहा है। राज सोचने लगा। तभी वो औरत कमरे से भागते हुए बाहर आई। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, उसके जिस्म से खून बह रहा था और पीठ पर खंजर लगा हुआ था। डाकू जितनी हैवानियत दिखा सकते थे वो लोग उसके साथ दिखा चुके थे। बच्ची का गर्दन अब एक तरफ लुढ़क चुका था। बच्ची मर चुकी थी। डाकू ने बच्ची को जमीन पर पटका। उसके बाद पैसों और जेवर से भरी हुई थैली को उठाया और वो लोग भाग गए। डाकू जैसे ही बाहर भागे, कमरे में एक के बाद एक ढेर सारे लोग जमा होने लगे। वो सभी गांव के लोग थे, शायद आसपास के पड़ोसी होंगे और इस चीख पुकार को सुनकर आए होंगे। वो औरत अपनी बच्ची को हाथ में लेती है और फिर, तुम सब बुज़दिल हो, तुम सारे लोग बुज़दिल हो। तुम लोग चैन की नींद सो सको इसलिए मेरा पति अपने परिवार से दूर सरहद पर दुश्मनों से लड़ रहा है और तुम लोग उसके परिवार की रक्षा ना कर सके। ऐसे बुज़दिलों वाली जिंदगी से मौत बेहतर है। तुम लोग जिंदा नहीं हो, तुम सब मुर्दों से भी बदतर हो।
इन मुर्दों की रक्षा के लिए मेरा पति सरहद पर दुश्मनों से लड़ रहा है। औरत ये बोलती रही और सारे लोग उसकी बात को चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद औरत मर जाती है और फिर सारे लोग अपनी छाती पीटने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और खुद पर लानत और मलामत करने लगते हैं। उस जगह पर एक अजीब सा मनहूस माहौल बन गया था। राज ने देखा सभी लोग अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं और खुद पर लानत मलामत करके खुद को कोस रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, हाय हाय हाय, हम बुज़दिल हैं, हम नामर्द हैं, हमें जीने का कोई हक नहीं। हाय हाय हाय, हम बुज़दिल हैं, हम नामर्द हैं, हमें जीने का कोई हक नहीं। ये सारा मंजर देखकर राज इस कदर खौफ और डर के आलम में चला गया कि वो अपना होश खो बैठा और वो बेहोश हो गया। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो? दोस्तों, चैनल अभी बिल्कुल नया है, इसलिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सोलराब। थैंक यू दोस्तों।